नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। आशा है आप सभी अच्छे हैं। अपने वादे के अनुसार प्रस्तुत है कहानी थत्था का खेत। तो देर मत कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब पलाश, ताकि आप ले सकें अच्छी कहानियों का आनंद और घर बैठे अपनी भावनाओं को शामिल कर सकें पलाश के साथ में। तो आइए, आपको हंसाने के लिए प्रस्तुत है थत्था का खेत। मेरे बगल की सीट पर बैठे सहयात्री मानो बात करने का बहाना ढूंढ रहे थे, लेकिन सहज रूप से परिचय कर लेना या बात कर लेना उनके स्वभाव में नहीं था। सो वे पूछ कर रह गए कि कहीं मुझे खिड़की वाली सीट तो नहीं चाहिए थी। वैसे भी कोविड जैसी महामारी के इस महादौर में आ बैल मुझे मार की कहावत कोई नहीं पूरी करना चाहेगा। मेरे सहयात्री ने मेरा मुंह खुलवाने का बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया, और मुझे तो चाहिए ही था। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, हमरे जैसे लोग तो मांगे बस आराम। मैंने अपनी पलकें बंद करके बादलों की आवाजाही और सन्नाटे को महसूस किया। राजस्थान से बेंगलोर और फिर चेन्नई का लंबा रास्ता, जिस पर बीच की सीट मेरे साथी दोनों सहयात्रियों को भी असहज बना रही थी। खिड़की वाले सहयात्री ने जैसे ही खिड़की वाली सीट के लिए पूछा तो मानो बिन मांगे मुराद पूरी हो आई। गनीमत रही कि मुंह से लार नहीं टपक पड़ी साथियों, वरना लेने के देने पड़ जाते और साथ ही पूरी सीट जाती सो अलग। ऐसे में पारंपरिक सोचवश माता सरस्वती बड़ी याद आई और मैंने मन ही मन उनको नमन किया, क्योंकि अपने पूरे भारत का तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़रूर मान्यता है कि 24 घंटे में एक बार जीभ पर माता सरस्वती का निवास अवश्य होता है, और हम जो भी बोलते हैं वह सच हो जाता है। ये तो वही बात हो गई, आधी हकीकत आधा फसाना। खैर, इसीलिए बच्चों को भी शायद बड़े यही बताते हैं कि हमेशा सच और सकारात्मक बोलें। मुझे भी खुद पर हंसी आ गई और सोचने लगी, काश सीट की जगह अपनी तरक्की मांग ली होती। फिर मन को लालच बुरी बला है कहकर लताड़ दिया और समझाया कि जितना मिले उतना ही पाओ, यानी संतोषम परम सुखम। विमान में हवा के दबाव से होने वाली परेशानी से बचने के लिए मैंने सहयात्री को धन्यवाद कहा और धन्यवाद स्वरूप चॉकलेट खाने के लिए सामाजिक व्यवहारवश पूछ लिया। उन्होंने भी मुस्कुराकर मौन स्वीकृति दी और जल्दी ही मेरे हाथ से चॉकलेट लेने के साथ ही धन्यवाद जताते हुए अपना नाम भी बता दिया। मैंने महसूस किया कि वे 8 घंटे के लंबे सफ़र में बोर बिल्कुल नहीं होने वाले थे। मुझे दूसरे डर ने आ घेरा कि अगर कहीं बोर होकर ये ईश्वर की संतान सो गया और इसका भारी भरकम सिर लुढ़क गया तो। वास्तव में मुझे उनके सिर की चिंता कम और अपनी नन्ही सी काया पर बोझ गिरने का अधिक डर लगा। मेरे मन ने तुरंत हनुमान जी के मन की छलांग लगाई और मैं तपाक से पूछ बैठी, आप बचपन से यात्रा कर रहे हैं क्या? मुझे तो सिर में दर्द हो जाता है। बाद में मुझे अपने ही सवाल पर हंसी आई कि मैं कैसा बचकाना सवाल पूछ रही थी, लेकिन जुबान से तीर निकल चुका था। मेरे सहयात्री यानी पुरुषोत्तम ने जवाब में जो कहानी अपनी मातृभाषा यानी खूबसूरत तमिल, अनगढ़ अंग्रेजी और टूटी फूटी हिंदी के समन्वय से सुनाई, तो उस कहानी का शीर्षक बन गया थत्था का खेत। उनकी भाषा में जो हिंदी, अंग्रेजी और तमिल की खूबसूरत मिलावट थी, उसने वास्तव में मन को सराबोर कर दिया। तमिलनाडु के किसी एक हरे भरे गांव में एक लड़के ने धरती पर बिना नाम के अवतरण लिया। बिना नाम इसलिए कि सामान्य तौर पर माता पिता बच्चे का नामकरण उसके जन्म से पूर्व अपनी कल्पनानुसार रख लेते हैं, लेकिन उस लड़के की भावी माता साक्षात ईश्वर पर भरोसा करने और उसी आधार पर सामाजिक व्यवहार करने वाली महिला थी।
वे स्वयं निहायत खूबसूरत, साफ दिल और बहुत ही संभल कर चलने वाली थी। इसीलिए वो पहले से कभी कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं बनाती थी। दुनियादारी से बहुत दूर रहती थी, मेहनतकश थी। खूबसूरती अगर आंखों में थी तो कन्नम्मा यानी वो महिला खूबसूरत थी, और यदि आंखों में नहीं, रंग में कोई ढूंढता है तो आप अपनी कल्पना में नाचते पक्के श्याम रंग को जगह दे सकते हैं। मेरे लिए दुनिया की हर माँ खूबसूरत होती है। तो कुल मिलाकर सांवले सलोने बालक को देखकर नहीं, बल्कि प्रसव पीड़ा से छटपटाने के स्वरूप हठात उनके मुंह से निकला, हे कन्नन, यानी हे कृष्णा। उसी समय कन्नन का जन्म और पूरे घर में कान्हा आया की गूंज हो गई। बालक की माँ ने भी उसके सांवले सलोने रूप को देखकर चुपचाप मुंह से निकले शब्द को ही अपने प्यार भरे संबोधन के लिए स्वीकार कर लिया, और बालक का सहज नाम पड़ गया कन्नन। माँ को पूत के पांव पालने में ही दिखने लगे, क्योंकि कन्नन बड़बोला होने के साथ ही शेखी बघारू भी था। इस चक्कर में कई बार माँ का दिया हुआ काम भूल जाता, और फिर माँ से गरम गरम भात या चपाती की जगह नरम नरम चपचपी और संटी पड़ती, और वो माँ की मार से बल्लियों उछलता कि अब गलती नहीं करेगा। उसे ये कभी नहीं पता चला कि लोगों के दिल भी बल्लियों उछला करते थे, क्योंकि उसकी ऊंची कूद तो कन्नम्मा की मार से शुरू होकर वहीं समाप्त भी हो जाती थी। कभी कभी माँ उसे इमली लेने भेजती तो गांव में इमली के पेड़ के नीचे खेलते बच्चों के साथ नोंदू, पलंगुच्ची, लिप्पा या कट्टम सरू खेलते हुए उनके काम भूल जाता, और अपनी वीरता की ऐसी ऐसी अद्भुत अनगढ़ कहानियां बच्चों को सुनाता कि जब कोई कन्नन की बात पर कम ध्यान देता तो कन्नन अपने पिछले जन्म और इस जन्म की काल्पनिक भूत को आपस में मिला देता। फिर तो साहसी सपने का ऐसा दौर चलता कि अम्मा की मार ही उसे याद दिला पाती कि वह किसी काम से निकला था। उसकी कहानियां गढ़ने की आदत से माँ अक्सर सोचती, मेरा कन्नन क्या करेगा, ये तो बहुत भोला है। साथियों, कहानी का अगला शीर्षक मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, चना रे चना। प्लीज़ देखते रहें, सुनते रहें, पलाश और इंतज़ार कीजिए थत्था के खेत के अगले भाग का। नमस्कार, शुक्रिया।